नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मकड़ी रानी और नौलक्खा हार। मकड़ी रानी और नौलक्खा हार, लेखक अशीत चटर्जी, चित्रांकन जगदीश पंकज। जौहरी हीरालाल बड़ी तत्परता से अपने सामने खड़े युवा प्रिंस दंपत्ति के सामने हीरे जड़ित हारों की नुमाइश कर रहा था। इस हार को देखिए प्रिंस, इतना खूबसूरत और कीमती हार आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिल सकता। यह हार राजकुमारी साहिबा के गले में खूब फबेगा। आप ठीक कहते हैं। फिर प्रिंस प्रिंसेस से मुखातिब होकर बोला, आपका क्या ख्याल है प्रिंसेस? नो डाउट यह हार निहायत ही खूबसूरत है, लेकिन इससे पहले कि प्रिंसेस का वाक्य पूरा होता, सेठ हीरालाल बोल उठा, मैं समझ गया, आपको इससे भी खूबसूरत हार चाहिए। जी हाँ, पर लगता है हमारी पसंद की चीज आपकी दुकान में नहीं है। चलिए प्रिंस, कहीं और ट्राई करते हैं। हम यहाँ काफी समय बर्बाद कर चुके हैं। आप ठीक कहती हैं, चलिए। फिर प्रिंस दंपत्ति जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, सेठ हीरालाल खिसियाकर बोला, जरा ठहरिए योर हाइनेस, मैं आपको अपनी दुकान से खाली हाथ वापस नहीं जाने दूंगा। तब प्रिंस सेठ हीरालाल की तरफ पलटता हुआ नाराजगी भरे स्वर में बोला, आप क्यों खामखा हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं? नाराज न होइए योर हाइनेस, मैं आपको आज के युग का सबसे खूबसूरत हार दिखाता हूँ और मुझे विश्वास है कि वह हार प्रिंसेस साहिबा को जरूर पसंद आ जाएगा। लेकिन कीमत की आप परवाह मत कीजिए सेठ जी। अगर हार पसंद आया तो हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे। आज हमारी शादी की पहली वर्षगांठ है। इस शुभ अवसर पर हम हर हाइनेस को एक नायाब तोहफा भेंट करना चाहते हैं। क्यों नहीं सर, आपकी मुराद जरूर पूरी होगी। बस कुछ देर इंतजार कीजिए। इतना कह सेठ हीरालाल ने अपने एक आदमी को शोरूम के भीतरी कक्ष में भेज दिया। थोड़ी देर बाद जब वह आदमी लौटा तो उसके हाथ में एक निहायत ही खूबसूरत मलमल के कपड़े में लिपटा केस था। सेठ हीरालाल ने केस खोलकर प्रिंस दंपत्ति के सामने रखा तो प्रिंस दंपत्ति की आंखें खुशी से चमक उठी। वाह, इतना खूबसूरत हार हमने कभी नहीं देखा। यह नौलक्खा हार है प्रिंसेस साहिबा। बहुत खूब, यह हार आपके गले में सुशोभित हो धन्य हो जाएगा हर हाइनेस। तो पहना दीजिए ना अपने हाथों से। तब प्रिंस ने नौलक्खा हार प्रिंसेस को पहना दिया। फिर सेठ हीरालाल की तरफ पलटकर बोला, आप खुशनसीब है सेठ जी, प्रिंसेस को आखिरकार हार पसंद आ ही गया। अब आप हार की कीमत भी बता दीजिए। सिर्फ 3 करोड़। सिर्फ 3 करोड़? हाँ, हम तो समझे थे आप कम से कम 10 करोड़ मांगेंगे। क्या 10 करोड़? क्या 10 करोड़ की आपकी नज़र में कोई कीमत नहीं है? हमारे पास दौलत की कोई कमी नहीं है सेठ जी। इतना कह प्रिंस ने अपने सूट की भीतरी जेब से हीरो जड़ित सोने का रिवॉल्वर निकाला और सेठ हीरालाल को दिखाता हुआ बोला, आपकी नज़र में इस रिवॉल्वर की क्या कीमत होगी? इसकी कीमत देखिए, संकोच क्यों करते हैं, हाथ में लेकर गौर से देखिए। फिर प्रिंस ने रिवॉल्वर सेठ हीरालाल के हाथ में थमाते हुए अपना हाथ पीछे खींचा ही था कि अचानक रिवॉल्वर से गोली चल गई। धाएं! आह! आह! खून! नहीं! यह आपने क्या किया सेठ जी? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गोली नहीं चलाई। मैं बेकसूर हूँ। आप बेकसूर हैं कि नहीं, इसका फैसला तो कानून करेगा। फिलहाल तो प्रिंस को अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। और फिर प्रिंसेस अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश देते हुए गरजी, तुम लोग देख क्या रहे हो, फौरन प्रिंस को अस्पताल ले चलो। यस मैडम। अगले ही पल दोनों बॉडीगार्ड्स ने प्रिंस को उठाकर बाहर खड़ी कार में पहुंचा दिया। प्रिंसेस उनके साथ ही थी। प्रिंसेस की कार में बैठते ही ड्राइवर ने कार दौड़ा दी और देखते ही देखते कार नजरों से ओझल हो गई। उधर शोरूम में हतप्रभ खड़े सेठ हीरालाल को उसके मुनीम ने सचेत किया, सेठ जी, इब के होगा? मैं तो बर्बाद हो गया मुनीम, पता नहीं गोली कैसे चल गई। अगर प्रिंस मर गया तो मेरी बची खुची जिंदगी जेल में ही कट जाएगी। कुछ भी हो सेठ जी, पुलिस को तो खबर करनी ही पड़ेगी। नहीं मुनीम जी, पुलिस को मत बुलाइए। यह क्यों भूलो हो सेठ जी कि वह राजकुमारी राजकुमार के साथ नौलक्खा हार भी ले गई है और वह हार अब पुलिस ही वापस दिला सकती है। हार की फिक्र मत करो मुनीम जी, उससे कहीं ज्यादा कीमती तो यह रिवॉल्वर है। पहले परख तो लो सेठ जी, कहीं घाटे का सौदा हुआ हो तो हाथ मलते रह जाओगे। मुनीम की बात सेठ हीरालाल को सही लगी, अतः जैसे ही उसने रिवॉल्वर पर जड़े हीरो की जांच की, वह बुरी तरह चौंक उठा। ओह, धोखा! और फिर सेठ हीरालाल प्रलाप करता हुआ बोला, हम बर्बाद हो गए मुनीम जी, फौरन पुलिस को बुलाओ, वह कमीना प्रिंस हमें लूटकर भाग गया। आखिर हुआ क्या सेठ जी?
न तो रिवॉल्वर सोने का है और ना ही इस पर जड़े पत्थर हीरे के हैं। ओह! मुनीम को भौचक्का सा खड़ा देख सेठ हीरालाल दहाड़ा। अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है मुनीम? फौरन पुलिस को खबर कर। जी। मुनीम द्वारा सारी घटना की जानकारी मिलने के 10 मिनट बाद ही इंस्पेक्टर तारकुंडे अपने दल बल सहित सेठ हीरालाल की दुकान पर पहुंच गया। सेठ के मुंह से 10 मिनट बाद ही समस्त वृत्तांत सुनने के बाद इंस्पेक्टर तारकुंडे ने सावधानी से रिवॉल्वर का मुआयना किया, फिर हंसता हुआ बोला, यह तो महज एक खिलौना है सेठ जी। इस रिवॉल्वर से आदमी तो क्या, एक चिड़िया भी नहीं मर सकती। हा हा हा। लेकिन यह खून? तब इंस्पेक्टर तारकुंडे फर्श पर पड़े खून की जांच करने के उपरांत बोला, यह खून नहीं, रंग है। रंग? इसका मतलब वह प्रिंस नहीं, कोई ठग था और मुझे ठगने के लिए यह सारा नाटक खेला गया था। हे भगवान! दूसरे ही पल सेठ चीख उठा, हाय मेरा नौलखा हार, मैं तो बर्बाद हो गया इंस्पेक्टर साहब। घबराइए नहीं सेठ जी, आपका हार आपको जरूर वापस मिलेगा। यह ठगने वाला गैंग अलग अलग शहरों में इसी ढंग से ठगी की वारदातें कर चुका है। पुलिस को इस गैंग की पहले से तलाश है और आज इन ठगों ने इस शहर में मेरे इलाके में वारदात कर अपनी आफत को दावत दी है। अब देखना, बहुत जल्द यह गैंग मेरी गिरफ्त में आ जाएगा। वो कैसे? यह सोचना हमारा काम है सेठ जी। आप सिर्फ अपनी रिपोर्ट और उन ठगों का हुलिया दर्ज करा दीजिए। जी। तत्पश्चात इंस्पेक्टर तारकुंडे कार्यवाही निपटाने में व्यस्त हो गया। उधर एक पॉश कॉलोनी की बुलंद इमारत के तहखाने में लगे अज्ञात बॉस क्राइम किंग टाइगर के दरबार में पहुंचते ही प्रिंस नतमस्तक हो आदरपूर्ण स्वर में बोला, टाइगर को गुलाम सुभान अली का सलाम। कहो सुभान अली, क्या खबर लाए हो? खबर अच्छी है टाइगर, हमारा प्लान कामयाब रहा। शाबाश सुभान अली, हमें विश्वास था कि तुम वह नौलखा हार हासिल करने में जरूर कामयाब होगे। लाओ, वह हार हमारे हवाले कर दो। जरूर। तब प्रिंस उर्फ सुभान अली अपनी कोट की भीतरी जेब से नौलखा हार निकालकर टाइगर के हवाले करता हुआ बोला, अब आप भी अपना वायदा पूरा कर दें तो बेहतर होगा टाइगर। क्यों नहीं क्यों नहीं, तुमने हमारा बहुत साथ दिया है, अतः हम अपना वायदा जरूर पूरा करेंगे। फिर टाइगर नोटों से भरा एक बैग प्रिंस के हाथ में थमाकर बोला, इस बैग में इतनी दौलत है कि तुम दुनिया के किसी भी मुल्क में जाकर बाकी की जिंदगी सुख चैन से गुजार सको। शुक्रिया टाइगर, मैं बहुत जल्द यह मुल्क छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। तत्पश्चात प्रिंस वहां से चला गया। प्रिंस के जाने के बाद टाइगर भी वहां नहीं रुका। वह सीधा अपने गुप्त कक्ष में पहुंचा और ट्रांसमीटर पर किसी से संबंध स्थापित करने की कोशिश करने लगा। संबंध स्थापित होते ही वह बोला, नारमन, नौलखा हार हमारे कब्जे में है। अब तुम नोटों का ब्लॉक लेकर हिंदुस्तान आ सकते हो। ओवर। गुड। हमारा एक आदमी नोटों का ब्लॉक लेकर आज शाम की फ्लाइट से रवाना हो जाएगा। कल सुबह 10 बजे पुराने किले के खंडर में वह तुम्हारा इंतजार करेगा। ओवर। ठीक है, मेरा आदमी सही वक्त पर नौलखा हार लेकर वहां पहुंच जाएगा। लेकिन तुम्हारे आदमी की पहचान क्या होगी? ओवर। वह नीले सूट में होगा और उसके कोट पर लाल गुलाब लगा होगा। ओवर एंड ऑल। इतना कहने के साथ ही दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद कर दिया गया। उधर प्रिंस की कार कुछ दूर जाकर एक गली के मोड़ पर रुक गई थी। हमें जुगल का यही इंतजार करना चाहिए। लेकिन अगर टाइगर को जुगल की असलियत का पता चल गया तो? जुगल की असलियत का पता उसके फरिश्तों को भी नहीं चल सकता। अब आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे टाइगर से वह नौलखा हार वापस लेना है, लेकिन कैसे? तभी जुगल को उसी ओर आते देख प्रिंस बोला, लो, जुगल आ गया। सबीना, तुम कार स्टार्ट करो। सबीना ने तुरंत आदेश का पालन किया। फिर जैसे ही जुगल कार में आकर बैठा, सबीना ने कार दौड़ा दी। जब कार कुछ दूर निकल गई तो प्रिंस कार में छाई खामोशी को भंग करता हुआ बोला, जुगल, अब तुम शुरू हो जाओ। तुम्हारे जाने के बाद टाइगर ने नारमन नाम के किसी व्यक्ति को ट्रांसमीटर पर कॉल किया और तत्पश्चात जुगल टाइगर और नारमन के बीच हुई वार्तालाप का ब्यौरा देने लगा। जब जुगल खामोश हुआ तो प्रिंस प्रसन्न स्वर में बोला, अब हमारा काम और आसान हो गया है। बस अब हमें यह मालूम करना है कि रात कौन कौन से विमान यहाँ पहुँच रहे हैं। यानी तुम नारमन के आदमी को एयरपोर्ट से किडनैप कर लेना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूँ यह तो तुम्हें वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो तुम अड्डे पर चलो, हम वहां से आवश्यक तैयारी करने के बाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इतना कहकर प्रिंस ने बातों का सिलसिला समाप्त कर दिया। रात करीब 12:30 बजे डॉक्टर पूनम ने ब्लैक टावर में स्थित अपनी प्रयोगशाला का द्वार बंद किया और गुप्त रास्ते से होती हुई इमारत के तहखाने में खड़ी अपनी कार में जा बैठी। कार के स्टार्ट होते ही गैराज का द्वार स्वचालित ढंग से खुल गया और कार रेंगती हुई द्वार को पार कर तारकोल की काली सुनसान सड़क पर पहुंच गई।
सड़क पर पहुंचते ही डॉक्टर पूनम ने कार की रफ्तार बढ़ा दी, अतः कार हवा से बातें करने लगी। लेकिन कार अभी 3-4 किलोमीटर का फासला तय कर पाई थी कि अचानक सड़क के बीचों बीच एक व्यक्ति को पड़े देख डॉक्टर पूनम ने बड़ी मुस्तैदी से अपना पैर ब्रेक पर जमा दिया। कार के रुकते ही डॉक्टर पूनम नीचे उतरी और उस व्यक्ति के निकट पहुंचकर उसके शरीर का मुआयना करती हुई सहसा ही बुदबुदा उठी, अभी जीवित है, शायद बच जाए। डॉक्टर पूनम ने उस अज्ञात व्यक्ति को उठाकर कार की पिछली सीट पर लेटा दिया और स्वयं चालक सीट पर जा बैठी। थोड़ी ही देर बाद कार वापस ब्लैक टावर की ओर जा रही थी। ब्लैक टावर पहुंचकर डॉक्टर पूनम ने ऑपरेशन कर अज्ञात व्यक्ति के पेट में धंसी गोली को सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया और मरहम पट्टी के बाद उसके होश में आने की प्रतीक्षा करने लगी। सुबह 5 बजे के करीब जब अज्ञात व्यक्ति को होश आया तो वह चौंकता हुआ बुदबुदाया, मैं कहाँ हूँ? तुम सुरक्षित जगह पर हो मिस्टर, तुम्हारा जीवन अब खतरे से बाहर है। ओह, लेकिन मैं यहाँ पहुँचा कैसे? तुम मुझे घायल अवस्था में सड़क पर पड़े मिले थे, मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आई। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर पूनम। अब तुम बताओ, तुम कौन हो और तुम पर गोली किसने और क्यों चलाई? मेरा नाम सुबोध कुमार है। मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता, वह शायद लुटेरे थे। आज रात जब मैं विमान से उतरा तो वे मुझे धोखे से अपनी कार में बिठाकर ले गए और मार्ग में मेरा सब कुछ लूटकर मुझे गोली मारकर सड़क पर फेंक भाग गए। आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं डॉक्टर पूनम? आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने जो कुछ किया वह मेरा फर्ज था। अब आप आराम कीजिए, थोड़ी देर बाद मैं आपको अपने साथ पुलिस स्टेशन ले चलूंगी। आपकी रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद मैं आपको आपके घर पर छोड़ आऊंगी। जी। तब डॉक्टर पूनम कक्ष से बाहर निकल गई। डॉक्टर पूनम के जाते ही सुबोध कुमार अपनी कलाई में फिट ट्रांसमीटर पर किसी से संबंध स्थापित करने की कोशिश करने लगा। फिर जैसे ही संबंध स्थापित हुआ वह तपाक से बोल उठा, मैं लाल गुलाब बोल रहा हूँ बॉस। क्या बात है सुबोध, इस समय कॉल करने का कारण? सुबोध कुमार ट्रांसमीटर पर आप बीती बताने की बात बोला। मुझे शक है कि मेरे यहाँ पहुँचने की जानकारी कुछ अज्ञात लोगों को हो चुकी थी। वे उन ब्लॉकों के बदले नौलखा हार प्राप्त करने पुराने किले पर जरूर पहुंचेंगे। तुम ठीक कहते हो सुबोध, मैं अभी टाइगर को सतर्क कर देता हूँ, वह उन लोगों से स्वयं निपट लेगा। अब मेरे लिए क्या हुक्म है बॉस? फिलहाल तुम वही करो जो डॉक्टर पूनम कहती है। अब कुछ दिन तुम्हें सुबोध कुमार ही बने रहना है। खतरा टलने पर मैं स्वयं तुमसे संपर्क करूंगा। दैट्स ऑल। और फिर दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद कर दिया गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।